वंदे मातरम। आज की क्लास में हम लोग धारा 498 कैपिटल ए और धारा 304 कैपिटल बी ऑफ भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये धारा जो है ये धारा किस चीज़ को लेकर बात करती हैं। जो आपका धारा 498 कैपिटल ए ऑफ भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड है वो बात करता है घरेलू उत्पीड़न के मामले में, जबकि धारा 304 कैपिटल बी ऑफ इंडियन पिनल कोड है वो बेसिकली बात करता है दहेज हत्या के बारे में। आज हम इस दोनों टॉपिक को समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आपके ऊपर इस धारा के तहत झूठा एफआईआर या झूठा मुकदमा कर दिया जाए तो उससे बचने के आपके पास क्या उपचार हैं, व्हाट वुड बी द रेमेडीज अवेलेबल फॉर यू। आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहने वाला है कि इन केसेस के झूठे मुकदमे से आपको बचाया जाए। ध्यान रखिएगा, भारत में एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% केसेस जो आपके दहेज हत्या या फिर घरेलू उत्पीड़न के होते हैं उसमें कोर्ट केस के लास्ट चरण में जाते हुए दोषी को बाइज्जत बरी कर देती है। उसके मुख्य दो कारण होते हैं। जब कोर्ट लास्ट स्टेज पे जाती है ट्रायल के तो कोर्ट ये पाती है कि ये जो मुकदमा है या तो ये झूठा मुकदमा है या फिर ये किसी आपसी द्वेष से किया गया है, मतलब इसमें कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं पाई जाती। डाउरी प्रोहिबिशन एक 1961 के सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से दहेज लेना या दहेज देना या दहेज की मांग करना तीनों ही कानूनन अपराध है जो आपको 5 साल तक की सजा या फिर 15,000 रुपए का मॉनेटरी कंपनसेशन या दहेज की राशि दोनों में से जो ज़्यादा हो उतने तक का जुर्माना भरवा सकता है। 1983 में भारतीय दंड संहिता को अमेंड करके धारा 498 कैपिटल ए यानी घरेलू उत्पीड़न और धारा 304 कैपिटल बी यानी दहेज हत्या का प्रोविजन बना देना पत्नी के लिए और आसान कर देता है कि वो कभी भी आपके ऊपर इन मामलों में मुकदमा कर सकती है। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि एनसीबी, इस बार एनसीबी का मतलब मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं नेशनल क्राइम ब्यूरो। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख में से केवल 14.4%, मैं रिपीट करता हूं, 2 लाख में से केवल 14.4% लोगों को ही फाइनली कोर्ट केस के लास्ट ट्रायल में जाते हुए कन्विक्ट कर पाती है। मतलब रिमेनिंग जितने भी लोग हैं सारे लोगों को कोर्ट बाइज्जत बरी कर देती है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस या फिर किसी आपसी द्वेष या फिर किसी भी फॉल्स केस फाइल करने के आधार पर। तो आज के क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि अगर आपके ऊपर बेसिकली 498 कैपिटल ए या 304 कैपिटल बी का अगर झूठा मुकदमा फाइल कर दिया जाए, झूठा एफआईआर फाइल कर दिया जाए तो आपके पास क्या उपचार हैं और आपको इसके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो फिर देरी किस बात की, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टाइप करिए यूट्यूब पे पीपी जस्टिस, जिसमें हम लोग आपके साथ छोटे छोटे लॉ की वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डे टू डे या पर्सनल लाइफ में। तो आज हम लोग 5 ऐसे रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको इन झूठे मुकदमे से बचाने में हेल्प करेंगे। लेकिन इन 5 रूल्स के बारे में मैं आपको बताऊं उसके पहले आप एक थंब रूल ध्यान रखिएगा, और वो थंब रूल ये है कि जब भी आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा 498 कैपिटल या 304 कैपिटल बी का हो तो आप थ्रू आउट द केस जर्नी, मैं रिपीट करता हूं, थ्रू आउट द केस जर्नी बिल्कुल पोलाइट एंड काम डाउन रहिएगा। और आप हमेशा कोशिश करिएगा कि जब भी आप कोई एक्शन ले रहे हो तो उसका एविडेंसरी प्रूफ आप अपने पास रखो। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपने कोई होटल अटेंड किया, आपने कोई सेमिनार अटेंड की, आपने कोई क्लास अटेंड किया, इन सब का एविडेंसरी प्रूफ आप अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। ये थंब रूल है। उसके बाद ये 5 रूल्स जो मैं कानूनी प्रावधान आपको बताने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इन सारे प्रावधान को लेकर अपने एडवोकेट से डिस्कस करिएगा। जब भी आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा हो जाए सबसे पहला रूल्स है कि ध्यान रखिए, जैसे आपको ये पता चले कि आपकी पत्नी यानी आपकी वाइफ्स ने आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा 498 कैपिटल ए या 304 कैपिटल बी का फाइल कर दिया है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप को अरेस्ट मत होने दीजिएगा। मैं रिपीट करता हूं अपनी बातों को कि आप अपने आप को अरेस्ट मत होने दीजिएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं अरेस्ट अपने आप को ना होने दूं, मतलब क्या कहना चाहते हो। आप कुछ भी करिए, आप अंडरग्राउंड हो जाइए, लेकिन आप अपने आप को अरेस्ट मत होने दीजिए। और छूटते हुए आप अपने एडवोकेट से मिलिए और आप अपने एडवोकेट को बोलिए कि वो सीआरपीसी के धारा 438 में जाके हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका फाइल करें, जिसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। तो सबसे पहला रूल आपका है कि जब भी आप पे झूठा मुकदमा इन मामलों में हो तो आप अपने आप को अरेस्ट मत होने दीजिए, बिकॉज ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, आपको हो सकता है कि कोर्ट बेल देने से मना कर दे, तो आप अपने आप को अरेस्ट मत होने दीजिए। और आप अपने वकील से बोलिए कि 438 ऑफ सीआरपीसी का सहारा लेते हुए वो कोर्ट में जाके अग्रिम जमानत याचिका क्या करे, फाइल करे। अगर कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका दे देती है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोर्ट आपको अग्रिम जमानत याचिका देने से मना कर देती है तो आप
कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करिए अलोंग विद योर एडवोकेट। ध्यान रखिए, मैं पुलिस के पास सरेंडर करने की वर्ड नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि आप अपने आप को कोर्ट में सरेंडर करिए। तो ये तो पहला रूल्स। दूसरा रूल है कि आप अपने सारे एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, जैसे कन्वर्सेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर कोई एसएमएस चैट, या फिर कोई व्हाट्सएप चैट, या फिर कोई रिकॉर्डिंग्स, या फिर कोई ऐसा एविडेंस जो इस बात को प्रूव करे कि आपने अपने पत्नी से कोई भी दहेज का डिमांड नहीं किया था। एविडेंसरी प्रूफ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी आपके इस केसेस में। उसके बाद तीसरा रूल्स ये है कि आप अपने एडवोकेट से बोलिए कि सीआरपीसी के धारा 482 के तहत, मैं रिपीट करता हूं, सीआरपीसी के धारा 482 के तहत वो हाई कोर्ट में जाके ये याचिका डाले कि मेरे पे जो एफआईआर हुआ है, मेरे पे जो झूठा एफआईआर हुआ है, उसको खारिज किया जाए। ध्यान रखिए, सीआरपीसी के धारा 482 एक ऐसा महत्वपूर्ण यंत्र है किसी भी झूठे एफआईआर से बचने के लिए, जो हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है। That is for the quash of FIR। मैं रिपीट करता हूं, क्वाशिंग ऑफ FIR के लिए धारा 482 ऑफ सीआरपीसी में कोई भी बंदा नियरेस्ट हाई कोर्ट यानी ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट में जाके याचिका डाल सकता है कि मेरे ऊपर जो झूठा FIR फाइल हुआ है उसको रद्द किया जाए। यहां पे हाई कोर्ट मामले को सीओ मोटो कॉग्निजेंस में लेके या फिर मामले को इंस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट करवाकर और FIR को क्वाश कर सकते। चौथा रूल है कि आप अपने पत्नी पे उल्टा अंडर सेक्शन 154 का एफआईआर फाइल करिए, दैट इज फॉर ब्लैकमेलिंग। आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाके 154 में एफआईआर फाइल करिए फॉर द ब्लैकमेलिंग कि आपकी पत्नी आपको ब्लैकमेल कर रही है। ध्यान रखिए, जब आप 154 का एफआईआर फाइल करने जाएंगे तो उस सिचुएशन में पुलिस आपको एफआईआर फाइल करने से मना कर सकती है। लेकिन जब पुलिस आपको एफआईआर फाइल करने से मना करे, क्योंकि उसी थाने में वो भी आपकी पत्नी जाके और आपके खिलाफ 498 कैपिटल ए की एफआईआर लिखवा चुकी थी, तो ये प्रैक्टिकली देखने को मिलता है कि हस्बैंड का एफआईआर लेने से पुलिस मना कर देती है। लेकिन जब पुलिस एफआईआर ऑफ द हस्बैंड लेने से मना कर दे तो यहां पे हस्बैंड 154 सबसेक्शन 3 के हिसाब से रेमेडीज और जो एक्शन है वो एक्शन लेना शुरू करे। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि जब भी कोई पुलिस स्टेशन आपका एफआईआर रिफ्यूज करे तो उसके खिलाफ आपके पास क्या एक्शन है। मतलब आप लोग चौथे रेमेडी में सबसे पहले क्या करिएगा, चौथे रेमेडी में सबसे पहले आप अपने थाने में जाइएगा और जाके वहां पे अपनी वाइफ पे यानी पत्नी पे उल्टा अंडर सेक्शन 154 का मुकदमा डालिएगा फॉर द ब्लैकमेलिंग। और पांचवा जो थंब रूल है कि आप कोर्ट में, मैं रिपीट करता हूं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में आप जाइए और 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जी हां मैं रिपीट करता हूं, 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड में मानहानि का मुकदमा डालिए, दैट इज फॉर द लॉस ऑफ रेपुटेशन। आप लॉस ऑफ रेपुटेशन में मानहानि का मुकदमा डालिए और ये कोर्ट से क्लेम करिए कि वाइफ ने जानबूझकर इंटेंशनल बेसिस पे मेरे को डिफेम करने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा है। ध्यान रखिए, ये 5 जो मैंने आपको रूल्स बताए, ये सारे के सारे रूल्स आपके इस झूठे एफआईआर या झूठ कोर्ट मुकदमे से आपको बचा सकती है। और अंत में ध्यान रखिएगा, यतो धर्म ततो जय, जय तो धर्म की ही होनी है। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।